स्थानीय स्वशासन अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थानीय स्वशासन कहते किसको हैं। तो गांव एवं जिला स्तर का शासन को ही क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। जब स्थानीय लोग, लोकल लोग उस शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। और इसकी शुरुआत अगर देखिएगा स्थानीय स्वशासन की, तो सबसे पहले आपको दिखेगा दक्षिण भारत में एक चोल साम्राज्य हुआ करता था, वह अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो वहीं से आपका स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट विकसित होकर के आया है। और गांधी जी के सपनों के भारत में भी यह स्थानीय स्वशासन के महत्व को दर्शाया गया है। गांधी जी चाहते थे कि जो भारत में शासन व्यवस्था हो वो स्थानीय लोगों के द्वारा हो। जो स्थानीय जनता है, लोकल जनता है, वही शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट करे। तो उसको आगे चल करके जब देश आजाद हुआ उस समय तो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय लॉ एंड ऑर्डर सुधारना ही बहुत बड़ी बात थी। फिर आगे चल करके स्थानीय स्वशासन को 1993 तक में, मतलब यह लागू होते होते 1993 आ गया, जबकि देश आपका 1947 में ही आजाद हो गया। तो ये पार्ट था, डीपीएसपी का पार्ट था, अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। लेकिन सभी राज्य इस पे काम नहीं करती थी। तो चूंकि न्यायालय में वाद योग नहीं होता है डीपीएसपी का पार्ट, इसलिए सरकार भी, केंद्र सरकार भी इस पे कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन आगे चल करके इसको संविधान संशोधन जो आपका 1991-92 में हुआ है, 73वां संविधान संशोधन, तो उसके तहत इसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत बना दिया गया, कानून बना दिया गया, विधि बना दिया गया। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होना निश्चित कर दिया गया। अब देखिए वही चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। गांव एवं जिला स्तर के शासन को क्या कहते हैं? स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक विस्तार आम आदमी के हाथों तक होती है, जिसमें वे अपने स्थानीय समस्या का निराकरण स्वयं कर सके और प्रशासन में अपनी निर्णायक भूमिका अदा कर सके। ठीक है, कहने का अर्थ है यहाँ पर कि स्थानीय समस्या, जैसे वर्षा आया पानी जमा हो जाता है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं रहती है, मच्छर ज्यादा पनप गया है किसी एरिया में, तो यह जानकारी तो लोकल लोगों को ही पता होगा ना। यह जानकारी नरेंद्र मोदी को थोड़ी पता होगा कि बेगूसराय में या बिहार के कौन सा जिला में क्या समस्या है। तो लोकल लोग ज्यादा जानेंगे इस समस्या को, तो लोकल लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी वह समस्या दूर होगी। तो इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि जो लोकल समस्या है वह पंचायती राज के माध्यम से दूर किया जाता है। साथ ही स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकरण शासन का व्यवस्था है। तो इसमें सहभागिता मूलक, क्योंकि जनता को राजनीतिक जागरूकता भी, अगर कोई वार्ड कमिश्नर बन जाता है देखो, वार्डर बन जाता है देखो, तो उसके अंदर जो है राजनीतिक सक्रियता आ जाती है। वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में एंट्री ले लेगा और सब लोग उसको नेताजी नेताजी कहते हैं गांव या लोकल में। और जब वह नेताजी बन जाता है तो वह जनता के बीच में कोई भी समस्या हुआ तो जनता उसको जरूर सुनाती है। और अभी तो मीडिया का जमाना है, कोई योजना केंद्र सरकार की है, वो रातों रात अगर वहां से अगर उन्होंने लागू किया या कोई भी योजना लाई, जनता तक तो रातों रात पहुंच जाता है। और सुबह होते के साथ ही जनता खोजने भी लगती है उस योजना को। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना जब आया था, हमने देखा कि रात घोषणा हुआ, सुबह देखिए एक जगह एक वृद्ध व्यक्ति अपने वार्डर को बोल रहा था कि आयुष्मान वाला कार्ड कब मिलेगा। कहने का अर्थ रात को घोषणा हुआ, वहां से नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड जो होता है गरीब लोगों के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा 5 लाख तक का बीमारी का इलाज फ्री में होता है। और हमने उसके कल के डेट में देखा कि एक प्रतिनिधि से एक वृद्ध व्यक्ति उससे पूछ रहा था कि ये कार्ड कब आएगा। इसका मतलब क्या है कि वह जागरूकता, जो राजनीतिक जागरूकता है, वह यह लाने में सक्रिय है। अगर नहीं वार्डर होता तो वो किससे जाके पूछता? नरेंद्र मोदी को तो फोन कर नहीं पाता, या उनके एमएलए एमपी तो फोन उठाते नहीं। तो यह जन जागरूकता लाने में बहुत ज्यादा बड़ा कारगर हुआ है। ठीक है,
और लोकतंत्र का आदर्श ही यही है, जनता का ज्यादा से ज्यादा भलाई हो, जनता का ज्यादा से ज्यादा काम हो। तो वो तभी होगा जब जनता के बीच के व्यक्ति होंगे और जब जनता बेहिचक उसको अपनी समस्या सुनाएगी। अभी आप देखिए, कोई समस्या होता है, अगर आपका लोकल प्रतिनिधि सॉल्व नहीं करता है तो उसके मुंह पे गाली दे करके लोग कहता है अब आना अगले बार वोट देने के लिए, देंगे नहीं देंगे वोट, और जब जाता भी है तो उसको दौड़ा देता है, मारता पीटता, भगाने का प्रयास करता है। तो कम से कम जो लोकल लोग हैं उसको जागरूकता तो है, अपने राजनीतिक अधिकार के बारे में पता तो है कि हमें क्या क्या अधिकार है, और वो लेना सीख गया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि स्थानीय स्वशासन ने लोगों में जागरूकता लाया, और जो लोकतंत्र की जो अभिकल्पना है, जो लोकतंत्र वास्तविक रूप से, तो इन माध्यम से ही लोकतंत्र वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर पहुंचा। भारत में स्थानीय स्वशासन का ऐसे जनक कहा जाए तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 ईस्वी में ही उसने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है ये। किसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। यह BPSC में भी पूछा हुआ प्रश्न। अब देखिए, कई लोग इसके समर्थन में भी थे और कई लोग इसके विरोध में भी थे। समर्थन में थे जैसे आपके महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, ये सब समर्थन में थे। विरोध में थे भीमराव अंबेडकर। वो बोलते थे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे रीजन था, और वो सही बोल रहे थे, कोई गलत उनकी कॉन्सेप्ट नहीं थी। आज भी आप देखिएगा, मुखिया और सरपंच खास करके गांव का वह व्यक्ति बनेगा जो सामंती प्रवृत्ति का हो, ठीक है, जो शक्तिशाली होगा, पैसा में हो, धन में हो, जमींदार टाइप का व्यक्ति है, वो बनता है। अभी भी देश आजादी के 7 दशक हो गए, 70 साल हो गए, तब भी वही व्यक्ति बनता है। कितने गरीब व्यक्ति को देखे वो मुखिया बनते हुए। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में तो सबको बराबर का अधिकार है, खड़ा होता है, लेकिन लोग उसको जिताते नहीं है और वो जीत नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या फैक्टर है? पावर, पोजीशन, सत्ता, साथ साथ पैसा और शक्ति, सब डिपेंड करता है उसके चुनाव लड़ने में। और वहाँ का जो लोकल लोग, जो गरीब हैं, जो दलित वर्ग हैं, वो जीतता ही नहीं। तो इसके लिए फिर आगे चल करके इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे संविधान में आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया इसीलिए आप देखेंगे कि SC, ST, OBC, EBC के लोग भी मुखिया सरपंच बन रहे हैं। नहीं तो मजाल नहीं है कि जिस गांव में, किसी गांव में SC और ST मुखिया बन जाए, संभव है? नहीं है। अगर जीतने वाला भी है तो समीकरण खराब कर देगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हमेशा जो गरीब दलित लोग पे है उस पे अपना शासन चला सकता है। किसके माध्यम से? तो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, ठीक है। तो इसका विरोध इसी सेंस में भीमराव अंबेडकर ने किया, चूंकि भारत में जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वह अग्री, पिछड़ी और दलित में बटा हुआ, और जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वही मुखिया बने। जनसंख्या के साथ साथ जिसके पास पावर है, पैसा है, धन है। तो पैसा तो धन उन्हीं के पास है जो शुरुआती समय से जमींदार रहे हैं, सामंती रहे हैं। आम जनता के पास तो पैसा है नहीं। तो इसीलिए वो बोलते थे ये लाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और लोकल स्थानीय में और क्या होगा कि वो और सामंतवादी पुरुष मानसिकता वहां पर हावी हो जाएगी, जनता के हित के जगह पे नुकसान ज्यादा होगा। यह ये भीमराव अंबेडकर का विचारधारा था। क्या बोलते हैं, देखिए भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं, इनके अनुसार स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी और जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। बिल्कुल सही है। आज भी आप देखेंगे कि समाज जो आज आपका एक नहीं होता, उसके पीछे आपका पुरुषवादी, जातिवादी जो मानसिकता है वो भी बहुत बड़ा रीजन है। संविधान में स्थानीय स्वशासन
को नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है उसके अनुच्छेद 40 के तहत, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में समाहित किया गया है या शामिल किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत डीपीएसपी में जो स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 40, कई बार पूछ चुका है। 2 अक्टूबर 1952 को, कब, तो 2 अक्टूबर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों, जो कि आपका प्रखंड बोल सकते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यही प्रश्न इस बार पूछा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ था प्रश्न। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 1952 ईस्वी। शुरुआत में पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई और यही सामुदायिक विकास भवन स्थापित करके ही शुरुआत में पंचायती राज, आज भी आप देखिएगा गांव स्तर पे सामुदायिक भवन होता है, और उसी के माध्यम से शुरुआत में पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। कब, तो 1952 में। लेकिन फिर आपको 1950-52 तक चरणबद्ध प्रयासों के बाद आगे चल करके 73वें और 74वें संविधान संशोधन में भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। कहने का अर्थ है बहुत लंबा समय लग गया, और 1992-1993 में आकर के भारत में संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को मिला अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कई समितियां बनाई गई कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कितने स्तर पे होना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे होता है, एक जिला स्तर पे, एक प्रखंड स्तर पे, और तीसरा ग्राम स्तर पे। तो ग्राम, यहाँ पे देखिए पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, त्रिस्तरीय। और किस समिति के रिपोर्ट के अनुसार, बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था यह रिपोर्ट दिया था, 1957, 1957 में ही बलवंत राय मेहता समिति ने एक रिपोर्ट दिया था और कहा था कि बिहार में या भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पहला गांव के स्तर पे, तो गांव का प्रधान आप जानते हैं मुखिया हो गया। खंड या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का अध्यक्ष। यह भी प्रश्न इस बार बीपीएससी में पूछा था, यही चैप्टर से 3-4 प्रश्न पूछा था, इतना ही में से बीपीएससी में इस बार 3-4 प्रश्न पूछा था। जिला स्तर पे जिला परिषद, 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को स्वीकार किया। 2 अक्टूबर 1959 को, कहां पर, नागौर में, कहां है ये, राजस्थान में, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। और आगे चल करके 11 अक्टूबर 1959 को दूसरा राज्य कौन बनेगा, आंध्र प्रदेश। जिला कौन सा होगा, महबूबनगर का। प्रखंड कौन सा होगा, सादनगर। ठीक है, तो दूसरा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और ये कब हुआ, तो 1959 में। पहला आपका राजस्थान, अब पहला नहीं पूछेगा, कई बार पूछेगा दूसरा राज्य बताइए जहां पे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। बीपीएससी अब इसी तरीका का प्रश्न पूछता है, क्योंकि अब पहला बहुत बार पूछा, अब दूसरा पूछेगा। तो आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिला। ठीक है, आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिला में दूसरा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक था अशोक मेहता समिति। 1977 में जब जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आई तो उसने यह समिति बनाई थी और इसने अपनी समिति रिपोर्ट दिया और इसने बोला 3 स्तर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंटी है ना, कांग्रेस का एंटी है जनता पार्टी। तो ये बोला नहीं, 2 स्तर पे होना चाहिए, एक पहला पंचायत स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जरूरत नहीं है। तो नाम से याद रखो, देखो अशोक मेहता में 2 लेटर है, एक अशोक दूसरा मेहता, तो द्विस्तरीय। बलवंत राय मेहता में 3 ठो है, बलवंत राय मेहता, 3 शब्द, तो 3 याद रखिएगा, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता में 2 शब्द है, अशोक और मेहता, तो द्विस्तरीय। तरीका से याद रखिएगा। अब आते हैं जी.वी. के राव समिति। इस समिति का गठन राजीव गांधी की सरकार के समय किया गया
और यह 1985 में गठन किया था। इसने भी विकेंद्रीकरण की बात की और पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यक्रमों के उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए, यानी इसने मेन जोर दिया जिला परिषद। ठीक है, फिर आया लास्ट में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, और ये भी बोला 3 स्तर पे ही होना चाहिए, तब जा करके इसको लागू किया गया। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पुनः जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उसने क्या रिपोर्ट दिया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सबसे पहले इसको डीपीएसपी से हटा करके संविधान में कानूनी रूप दीजिए, तब जाके हर एक राज्य लागू करेगा। नहीं तो जिसका मन हो पंचायती चुनाव करावे, जिसका मन राज्य का नहीं हो नहीं करावे। तो सबसे पहले जरूरी क्या था, इसका संवैधानिक दर्जा मिलना। तो जो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के आधार पे मिला, और इसने भी त्रिस्तरीय ही बोला। 73वां, अब इसी के आधार पे 73वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, और उनके समय में यह लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, और 24 अप्रैल को इसीलिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपका 73वां जो संविधान संशोधन है वह 24 अप्रैल 1993 से ही लागू हुआ था। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे? 24 अप्रैल को। इस अधिनियम के तहत भाग 9 जोड़ा गया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा अनुच्छेद 243 में किया गया। यही चर्चा हमने ऊपर भी किया था। कौन सा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सब पार्ट है। 243 से टवर्गी 9 जो है, गो खो गो घो करते हुए टवर्गी 9 तक इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और यह अनुसूची क्या है? 11वां अनुसूची है, जिसमें पंचायत के 29 विषयों की सूची है। यानी 29 विषय पर पंचायती राज व्यवस्था में कानून कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा? पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से कानून बनाए जाएंगे, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से 29 विषयों पे। जैसे हो गया कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि संरक्षण, सिंचाई, पशुपालन इत्यादि। पंचायतों की संरचना त्रिस्तरीय तब होगी जब उसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी। तो वही चीज है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, इसको प्रधान या मुखिया या सरपंच कहा जाता है। चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जनता वोटिंग करती है। खंड स्तर पे पंचायत समिति होता है, प्रमुख होता है, इसका अप्रत्यक्ष होता है। क्योंकि गांव का जो पंचायत समिति का जो सदस्य होता है उसी में से एक सदस्य को बनाया जाता है। पूरे ब्लॉक का जितने भी पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को पंचायत पूरे ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष बनाया जाता है। जिला स्तर पे भी वही बात है, जिला पंचायत उसके अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाते हैं। इनका भी अप्रत्यक्ष आधार पर चुनाव होता है। अब आते हैं थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक देख लेते हैं। बिहार में पंचायती राज, बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1947 में ही बिहारी पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया था। लेकिन 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली की संकल्पना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया। फिर आगे चल करके बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू हुआ, जिसके तहत अभी 50% महिला रिजर्वेशन है। नीतीश कुमार तो महिला को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए बिहार पुलिस में भी रिजर्वेशन है ना, कितना 50%, टीचर में भी 50% है।
अन्य जॉब में भी 33% है, बीपीएससी में भी 33%। केवल परीक्षा में बैठ जाइए, वर्दी पहना देगा, लेकिन उतना भी कीजिएगा तब तो 30-35 नंबर पे बिहार दरोगा में महिलाएं पास हो रही हैं। अब उतना भी नंबर कहता है सरकार ले आओ भाई, बन जाओ, वर्दी रखे हुए पहन लो, अब पहनना ही नहीं चाह रही है। कम हुआ तो मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बिहार में 38 जिला, 531 पंचायत समिति और 8,442 ग्राम पंचायत मौजूद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पंचायती राज से भी निश्चित तौर पे 2 प्रश्न निश्चित तौर पे हर एक बिहार का जो भी एग्जाम होगा उसमें इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक है, इस बार भी बीपीएससी में 2 प्रश्न या 3 प्रश्न इतना ही में से पूछा था, तो ज्यादा